जैसे इसमें 3 है और उसमें 4 है, इसको आप घुमाओगे ना किसी पे भी आके रुक जाएगा, है ना, किसी पे भी आके रुक जाएगा। जैसे मान लो इस पे रुक गया। चिड़िया है, अब ये जो शीशा है ना, इसमें बाहर से अंदर नज़र नहीं आता। ठीक है, ठीक है, कौन सी चिड़िया है, गौरैया है ना, देखो। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और खिड़की के बाहर जो है, तो आप 10 टिकट्स निकाल रहे हो तो 10 टिकट भी इसी में से रखनी पड़ेंगी आपको, तभी इनाम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर एक टिकट भी यहाँ से हाथ लग गई तो उस पर तो इनाम होगा। हो सकता है लेटर 2 को हमने सही एनवलप में डाल दिया हो। मान लो लेटर 2 को आपने एनवलप 2 में डाल दिया, कम से कम एक लेटर तो सही में डाला ना। अब लेटर 1 को 3 में डाल दो, गलत हो गया ये। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एनसीईआरटी का जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं, जैसे कि हर लेक्चर में मैं आपको समझाता हूँ। और एक बात और, टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी, वहाँ पे जाके सर्च करना है @AK Study Plus। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो बाकी चैप्टर है उनकी प्लेलिस्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भैया डिस्क्रिप्शन में देख लेना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue, at least one will be green? तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पता है। हमें पता है कि भैया रेड मार्बल्स कितने हैं, 10। तो टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं, 10 हैं। ब्लू मार्बल्स कितने हैं साहब, 20 हैं। और ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 30 हैं। कितने हैं, 30। तो यहां से अगर हम देखें तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 30 + 20 50, और 10 और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 60। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है भाई, है ना। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले में क्या पूछा है, ऑल विल बी ब्लू, है ना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑल मार्बल्स जो है वो क्या है, ब्लू है। ठीक है, ऑल मार्बल्स क्या हैं, ब्लू हैं। ठीक है, तो यार देखो, एक बार आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और नीचे क्या लिख दोगे भाई साहब, नीचे लिख दोगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यार एक बात बताओ, अगर आप एक मार्बल निकाल रहे होते ना तो आप क्या बोलते, आप कहते यार 10 तो रेड मार्बल्स थे, 10 ऊपर लिख दो, और टोटल 60 थे, 60 नीचे लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं है कहानी में। कहानी में ट्विस्ट है, ऑल ब्लू। कितने मार्बल निकाले गए, 5 मार्बल्स। तो आप ऐसे भी कह सकते हो ऑल 5 जो है वो ब्लू हैं, ऑल 5 ब्लू मार्बल्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में, है ना, जिसमें आप एक से ज़्यादा निकाल रहे हो, आप ऐसे लिखना। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, देखो पहली बात तो हमें ब्लू मार्बल निकालना है। ब्लू मार्बल है कितने साहब, 20। तो इसी 20 में से ये 5 आएंगे, इसी 20 में से ये 5 आएंगे, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएगी, 20C5। और टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल 60 मार्बल्स हैं, उसमें से आप 5 मार्बल्स निकाल रहे हो, तो 60 में से 5 को निकालने के तरीके हो जाएंगे 60C5। और क्योंकि हमें ब्लू ही निकालने थे पाँचों, तो ब्लू है कितने, 20। तो 20 में से 5 यानी ब्लू 5 निकालने के तरीके हो जाएंगे 20C5। ठीक है, तो ये वाला था पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में क्या बोला गया है भाई, दूसरे हिस्से में क्या बोला गया है, किस कलर से करूँ इसको, चलो इसी से करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, है ना। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, आप देखो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी हमें कम से कम एक हरा चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से वो हटा दो जब कोई भी हरा नहीं था। यानी कि देखो मैंने कहा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो 1 इज ग्रीन, नो 1 इज ग्रीन। ठीक है, देखो यहाँ से सोचना आसान हो जाता है। कैसे, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था भाई कम से कम एक हरा होना चाहिए। मैं कहूँगा देखिए, ठीक है, कि मान लो ये मेरे पास वो सारे केसेस हैं, सारे केस ये बन रहे हैं, इसमें से मैं वो वाला केस माइनस कर देता हूँ जिसमें से कोई भी हरा नहीं है, कोई भी हरा नहीं है। तो इन केसेस में से अगर वो केस मैं काट के निकाल दूँ जिसमें कोई भी हरा नहीं है, तो जो भी केस बच जाएंगे उसमें कम से कम
एक हरा तो रहा ही होगा क्योंकि उनके पास तो कम से कम एक हरा है, तो बस वही करना है। तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस किसकी करनी है, नो वन इज ग्रीन। नो वन इज ग्रीन का मतलब क्या है कि हमें देखो 5 ही निकालने हैं, हमें निकालने कितने 5 मार्बल्स, एक मार्बल नहीं निकालना है, ठीक है। लेकिन जो 5 मार्बल निकालने हैं उसमें से एटलीस्ट 1 ग्रीन होना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हो आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 1 इज ग्रीन, है ना। अगर आप पूरा अच्छे से लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 1 इज ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नो वन इज ग्रीन। पहले देखो ग्रीन नहीं होगा तो मतलब या तो ब्लू होगा या तो वो रेड होगा, यानी 20 + 10। तो ये हो जाएगा 20 + 10। इसी में से ये 5 निकालोगे अगर, है ना, और टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आती है, मतलब टोटल आउटकम्स नीचे आती हैं 60 से 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 20 रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू को और ये 10 को, यानी कि जब इन दोनों में सेलेक्ट किया जाएगा तो वो कोई भी ग्रीन नहीं होगा। तो पांचों के पांचों इन दोनों में से सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। अच्छा 20 + 10 मैंने डायरेक्ट 30 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप बाद में पीडीएफ पढ़ोगे, या बहुत सारे बच्चे लेक्चर नहीं देखते हैं, लास्ट में पीडीएफ ही पढ़ते हैं, तो उनको लगेगा मैंने ये वाला 30 लिख दिया जबकि तो ग्रीन था, क्योंकि 20 + 10 30 आएगा। नहीं सर, वो वाला नहीं लिखा, इन दोनों को जोड़ के भी 30 आ रहा था इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 20 + 10 यानी कि 30 C5, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना है, सिर्फ इतने को डिवाइड करेंगे 60 C5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट पूरा आ जाएगा एक बार में ही, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। मतलब देखो टोटल कार्ड्स तो भैया है 52, है ना, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52। एक डेक में, एक ताश की गड्डी में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, अगर कोई हेरफेर नहीं किया गया तो, ठीक है। डायमंड्स के कार्ड्स कितने होते हैं, ये मैंने आपको समझाया था, हार्ट, क्लब, स्पेड, डायमंड, ये 4 अलग अलग सूट्स होते हैं, तो हर सूट में 13-13 पत्ते होते हैं। तो डायमंड्स के कार्ड्स कितने हो जाएंगे साहब, 13, और स्पेड के कार्ड्स भी कितने होते हैं, 13। ये सब मैंने कार्ड्स के बारे में आपको वन शॉट वाले लेक्चर में बताया हुआ है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वहाँ पे जाके देख लेना। एक कहानी के माध्यम से बताया कि भाई टोटल कार्ड्स जो समझो 4 राजाओं की सेना है, जिसमें हर सेना में 13-13 पत्ते हैं, जिनको हम सेना ना बोल के यहाँ पे शूट बोलते हैं। और जब चारों सेनाओं को मिला दिया जाएगा, टोटल 52 कार्ड्स जो बनेंगे, उनको हम बोलते हैं ताश की गड्डी, यानी कि डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो उसमें होते हैं 52, डायमंड्स कार्ड्स हैं 13, स्पेड के कार्ड्स हैं 13। अब हमसे पूछा क्या है भाई साहब, हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि भैया 3 डायमंड्स हों, जो हम कार्ड्स निकाल रहे हैं उसमें 3 डायमंड्स हैं एंड 1 स्पेड का कार्ड है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, ठीक है। फिर से देखो यार, अब फॉर्मूला लिख लेना, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, वो आप लिख लेना भाई, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि लिखने के नंबर होते हैं, अगर आप नहीं लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, आपका हाफ मार्क कट सकता है ना। तो यहाँ से आप लिख लेना, बाकी मैं सीधा कर रहा हूँ। देखो 3 डायमंड्स का क्या मतलब हुआ कि भाई देखो ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या कि डायमंड में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, ये जो 13 हैं इसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, है ना। अब एक पत्ता स्पेड का चाहिए, यानी जो स्पेड वाले कार्ड्स हैं 13, इसमें से भी आपको एक सेलेक्ट करना है। तो मतलब 13 में से 3 सेलेक्ट करोगे तो हो जाएगा 13C3, और इस 13 में से एक सेलेक्ट करोगे, काम खत्म नहीं हो तो मल्टीप्लाई आएगा 13C1। टोटल आपने 4 कार्ड निकाले, 3 यहाँ एक वहाँ, ठीक है। कितने में से, 52 में से, मतलब जो टोटल गड्डी थी उसमें से तो 4 कार्ड निकले होंगे ना भाई, 3 यहाँ एक यहाँ, तो यानी कि ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स 52C4, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये आसान सा क्वेश्चन था। फिर अगला करते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है कि भाई ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। इफ डाई इज रोल्ड वंस, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी 2 आने की, 1 या 3 आने की, या फिर 3 ना आने की। तो यार देखो मैं यहाँ पे क्या वो करता हूँ ना, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जो पासा है ना, मैंने मान लो उसके सारे फेस खोल के एक सीरीज में लगा दिए, आपने लूडो का पासा देखा है ना, ठीक है, वैसा ही ये पासा है, लेकिन यहाँ पर हर फेस पे अलग अलग डिजिट नहीं लिखा हुआ है,
ठीक है। मान लो मैंने फासे को ऐसे खोल दिया पूरा, ठीक है, उसका हर एक फेस आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पहला फेस मान लो, ठीक है, ये मान लो इधर एक फेस हो गया, इधर एक फेस हो गया, मतलब मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो जाएगा 6। अब जो 6 फेस होते हैं ना, 6 फेस, हर एक फेस स्क्वायर की शेप का होता है ना, बस मैंने उसको ऐसे लंबा लंबा दिखा दिया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डाई है उसके 2 फेसिस पे तो 1 लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो इस फेस पे 1 है तो इस फेस पे 1 लिखा हुआ है, 3 फेसिस पे 2 लिखा हुआ है, मान लो यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, एंड 1 फेस पे 3 लिखा है, किसी एक फेस पे 3 लिखा हुआ है। अगर ये डाई रोल की जाए, है ना, ये डाई है भाई, ऐसे लंबा लंबा नहीं है, समझाने के लिख दिया। मान लो डाई पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, उसमें 2 जगह पे 1 लिखा हुआ है, 3 जगह पे 2 लिखा हुआ है, 1 जगह पे 3 लिखा हुआ है, समझाने के लिए बस मैंने खोल के लिख दिया। अब ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, ये मान लो ऐसे हो गए फेसिस ऑफ लक, हाँ, फेसिस ऑफ डाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो, आपसे जो जो पूछा है वो निकाल सकते हो आप आराम से। पहली बात क्या पूछी आपसे, प्रोबेबिलिटी 2 आने की, है ना, तो बस आपको एक बार ऊपर लिखना होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो ये लिख देना, है ना, नंबर ऑफ, पूरा अच्छे से लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ में आ रही बात। अब जरा देखो, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार आया है 2, तो 2 के फेवर में कितनी आउटकम्स हैं, 3, टोटल आउटकम्स हैं 6, कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं देखूँ सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया मुझसे, तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में बोला है भैया प्रोबेबिलिटी निकाल दो 1 या 3 के, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 और 3, तो भैया एक बार फॉर्मूला लिख लो काफ़ी है ना, 1 या 3, 2 फेस 1 के फेवर में, 1 फेस 3 के फेवर में, और लिखा हुआ है मतलब दोनों को ऐड कर दो सीधा सीधा, 2 और 1 3 फेस हैं इसके फेवर में, है ना, 3/6 कितना हो जाएगा, फिर से 1/2, 3 क्यों हुआ, क्योंकि 2 यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पे, तीनों ही, चाहे 1 आ जाए चाहे 3 आ जाए, तीनों ही फेवर में है इसके, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3/6 यानी 1/2, है ना। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया भाई, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात कर दूँ, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, नॉट 3, तो प्रोबेबिलिटी नॉट 3, अब इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, 3 की प्रोबेबिलिटी घटा दो या फिर 3 को छोड़ दो यार, नॉट 3 मतलब 3 के अलावा क्या है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है, कितने में से, 6 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सामने से जाता हूँ, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आसान सा है, इसमें क्या बोला गया पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets, 10 tickets? तो देखो यार, सबसे पहली बात, लॉटरी वालों ने टोटल कितने टिकट्स रिलीज किए हैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं सर, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हैं 10,000, ठीक है, 10,000 टिकट्स टोटल लॉन्च किए गए हैं। अब इन 10,000 में से सब पे इनाम नहीं है भाई, इन 10,000 में से नंबर ऑफ प्राइज टिकट, प्राइज टिकट मतलब करने का मतलब है जिन पे इनाम है, वैसे सिर्फ 10 ही टिकट्स हैं। मतलब क्या कि भैया जिसकी किस्मत होगी, इन 10,000 में सिर्फ 10 पे ही इनाम है, तो वही 10 जिस पे इनाम है, वही जिसके हाथ लगेंगे, है ना, वही इनाम जीत सकता है, बाकी ऐसे ही खाली हैं, ठीक। अब हमें अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पहले पार्ट में बोला गया है कि अगर कोई एक टिकट उठाए या खरीदे, कितने टिकट खरीदे भाई, एक टिकट खरीदे, तो उसके इनाम जीतने के क्या चांसेस हैं, ठीक है, या क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यार देखो ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ना, यहाँ से देखो जरा ध्यान से समझ लो एक बार इसको, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी थी, 10,000, तो अगर 10,000 टिकट थी और इनमें से सिर्फ 10,000 में से सिर्फ 10 टिकट ही इनाम वाली हैं, यानी कि इनको मैं पीटी बोल देता हूँ, पी फॉर प्राइज टिकट, है ना, तो जो बाकी बच गई यानी कि 9,990, ये वो टिकट्स हैं जिन पे कोई प्राइज नहीं है, यानी नॉन प्राइज टिकट्स कह सकते हो आप इनको, है समझने के लिए, ये करना जरूरी नहीं है, ऐसे समझाने के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक टिकट खरीदेगा और उसको इनाम ना मिले, इसका हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो मतलब वो एक टिकट कहाँ से ला रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो एक टिकट यहाँ से ला रहा होगा, ठीक है, वो एक टिकट यहाँ से ला रहा होगा,
है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो इन 10 में से उसके हाथ लग गई तो वो इनाम जीत जाएगा, हमें बताना इनाम ना जीते। तो मतलब क्या, मतलब कि 9,990 में से ही वो एक टिकट आई होगी। और टोटल तरीके कितने हो जाएंगे भाई? टोटल तो 10,000 टिकट्स हैं, तो C1। आप कहोगे सर इसको ऐसे C में क्यों कर रहे हो? भैया एक टिकट हम निकाल रहे थे तो ऐसे बोलो ना कि भाई फेवर में कितनी है 9,990 और टोटल टिकट कितनी है 10,000, ऐसे रख दो ना कि भाई जिन पे इनाम नहीं है वो कितनी है 9,990, फिर ऐसे रख दो, है ना। फिर ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 999 डिवाइड बाई 1000। मैं कहूँगा ठीक है, पर मैंने जानबूझ के ऐसा इसलिए किया है, ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसा इसलिए किया है कि जब हम एक टिकट निकालते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे 2 टिकट निकाली गई हैं तब क्या करोगे? उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए असलियत में जब हम ये लिख रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि इनमें से एक, यानी कि इतना C1 और टोटल में से एक। अब क्योंकि NC1 N ही होता है इसीलिए दिस C1 दिस आया। बात समझ में आई? यहाँ पे जब आप जाओगे, अगर आपने वो समझ लिया है तो यहाँ समझ में आ जाएगा नॉट गेटिंग प्राइस ऑन 2 टिकट्स में। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप 2 टिकट निकाल रहे हो और आपको प्राइस ना मिले तो वो दोनों की दोनों टिकट फिर से कहाँ से आनी चाहिए? वो यहाँ से। जब 2 टिकट निकाल रहे हो, ये ग्रीन वाला देखना, तब भी वहीं से आनी चाहिए, तभी तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। यानी कि 9990 इसी में से आप 2 निकाल रहे हो। और टोटल वेज तो नीचे आते हैं, फॉर्मूला आप लिख लेना एक बार, ठीक है। टोटल वेज कितने हो जाएंगे भाई? 10,000 में से ही तो 2 निकली हैं। इसी तरह से नॉट गेटिंग प्राइस ऑन 10 टिकट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? ये वाइट वाला पोर्शन देखो, क्योंकि अब आप 10 टिकट्स निकाल रहे हो तो 10 टिकट्स भी इसी में से रखनी पड़ेंगी आपको, तभी इनाम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर एक टिकट भी यहाँ से हाथ लग गई तो उस पर तो इनाम होगा, हमें बताना है इनाम ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो मतलब इसी 9,990 में से ही ये 10 सेलेक्ट की गई होंगी। और टोटल तरीके कितने हैं भाई? टोटल तरीके हैं 10,000 में से 10 टिकट कैसे सेलेक्ट की जाए, ये 10,000 से 10, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बस थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन। तो इसको बस, है ना, 2 बार ना लिखने की जगह कम है तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ। कितना आएगा? 999 डिवाइड बाई 1000। क्लियर हो गई बात? तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। मतलब टोटल 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 2 सेक्शन बनाए गए। एक सेक्शन में, पहले सेक्शन में 40 हैं, दूसरे सेक्शन में 60 बच्चे हैं। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो यार सेक्शंस को नाम दे देते हैं। मैंने कहा लेट द 2 सेक्शंस आर ए एंड बी, ठीक है। पहले सेक्शन को मैंने एक नाम दिया ए, दूसरे सेक्शन को मैंने नाम दे दिया बी अपने आप से। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, पहले सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं? 40, तो यहाँ पे हो गए 40 स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी यानी दूसरे सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हो गए? 60 स्टूडेंट, यानी 60। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? जाहिर सी बात तो शुरू में बताया ही था, 100 हैं टोटल, ठीक है। अब देखो यार, अब अगर मैं बात करूँ, है ना, एक एक हिस्से की जो हमसे पूछा गया है, पहले पार्ट की बात करता हूँ साहब। पहले पार्ट में कह रहा है यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, मतलब आप और आपका दोस्त सेम सेक्शन में हो। तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप दोनों के दोनों, है ना, आप ये रहे और आपका दोस्त ये रहा, या तो आप दोनों के दोनों इस सेक्शन ए में हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बोथ एंटर इन सेम सेक्शन, ठीक है, यानी कि जो आप दोनों हो, ठीक है, बोथ एंटर इन सेम सेक्शन। अब सेम सेक्शन कहने का मतलब क्या है कि वो सेक्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर आप दोनों के दोनों ए में हो तब भी सेम सेक्शन में हो, दोनों के दोनों बी में हो तब भी सेम सेक्शन में। मान लो अगर आप ए में हो तो मतलब ए में टोटल कितने हैं? 40। इन्हीं 40 में से आप, है ना, 2 हो। लेकिन अभी एक चीज और हो सकती है, यानी कि या अगला क्या, आप सेक्शन बी में हो दोनों के दोनों, यानी कि आप दोनों के दोनों इस वाले सेक्शन में या फिर इस वाले सेक्शन में हो। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, बीच में या आ रहा है, काम खत्म हो गया भाई। 2 लोगों को सेक्शन देना था, 2 लोगों को सेक्शन दे दिया, इसलिए बीच में प्लस आएगा ना कि मल्टीप्लाई। और टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 100 में से 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था भाई? 100 में से 2 बच्चे हैं। अब 100 में से 2 बच्चे हैं, या तो वो सेक्शन ए में हो या सेक्शन बी में हो। सेक्शन ए का मतलब है इसी 40 में से वो दोनों बच्चे हैं, और सेक्शन बी कहने का मतलब है इसी 60 में से वो दोनों बच्चे हैं। इसी तरह से साहब
इसी तरह से है ना इसका बी पार्ट भी हो जाएगा। बी पार्ट में क्या है, यू बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी क्या, बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, अगर डिफरेंट सेक्शन में हो, दोनों के दोनों डिफरेंट सेक्शन में हो, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, तब ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी निकाल दो जब दोनों के दोनों सेम सेक्शन में थे, जब दोनों के दोनों सेम सेक्शंस में थे। आगे बात सुनने, तो यहां से देखो यार, है ना, इसको आप एक बार सोल्व कर लेना। ये देखो ना, इसको अगर आप सोल्व करोगे ना ये वाला, तो ये आ जाएगा 17/33। अब यार सोल्व कर लेना, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ से क्या 1 माइनस, क्यों यार, क्योंकि देखो अगर आपने सेम सेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दी, 1 तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, तो वही प्रोबेबिलिटी बचेगी जब आप सेम में ना हो, यानी डिफरेंट में ही हो। ठीक है, और सेम में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 17/33, कितनी है, 17/33। तो इसको घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 16/33। समझना की बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से पहले यहाँ पे बहुत सारी बुलबुल बोल रही है, चिड़िया बोल रही है, दूसरी चिड़िया, बुलबुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, है ना, शीशे से दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, पर्दे के पास, है ना, यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो, ये चिड़िया हैं। अब ये जो शीशा है ना, इसमें बाहर से अंदर नज़र नहीं आता। ठीक है, ठीक है, कौन सी चिड़िया है, गौरैया है ना, देखो। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और खिड़की के बाहर जो है ना, ठीक है, यही फ़ायदा है गांव में शिफ्ट होने का। ठीक है, कि यहाँ पे नेचर आपके बहुत करीब रहता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये चिड़िया शीशे के उस पार है और शीशे के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, अब ये पूरा सेटअप हुआ भी नहीं है, नीचे फर्श के भी पैसे नहीं थे, तो नीचे फर्श भी नहीं हुआ, सिर्फ नीचे ऐसी मिट्टी है, आप देखो, है ना, तो मैंने से जुगाड़ कर रखा है। ठीक है, फर्श वगैरह बाद में करेंगे। तो ये देखिए ना आपने, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, शायद माइक में उतनी आवाज़ नहीं जा रही होगी क्योंकि ये थोड़ा दूर है, तो उसको नॉइज़ समझ के कैंसिल कर देता है। बट खिड़की के बाहर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे चिड़िया हैं। ठीक है, सामने मैंने पानी भी रखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखा दूँगा, है ना, बाद में वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पर भी, ठीक है, ताकि चिड़िया पानी वानी पीती रहे, तो यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आती रहती हैं। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 letters are dedicated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into envelope at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. ठीक है, मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पे 3 लेटर लिखे गए हैं 3 अलग अलग इंसानों के लिए, 3 अलग अलग पर्सन के लिए, और उनको अलग अलग 3 लिफाफों में डालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि भैया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम 1 लेटर अपने सही एनवलप में गया हो, मतलब रैंडमली रखे गए हैं। ठीक है, एक मिनट, आवाज़ रिकॉर्ड होना बंद हो गई क्या, नहीं। ठीक है, देखो कहानी समझ लो, मैं आपको पहले कहानी समझा देता हूँ। ठीक है, ये मान लो एनवलप 1 है, लिफाफा 1। ठीक है, ये है एनवलप 2 यानी लिफाफा 2, और ये है एनवलप 3 यानी लिफाफा 3। ये एनवलप है भाई साहब। ठीक है, ये क्या है, एनवलप यानी कि लिफाफे, है ना, पहला लिफाफा, दूसरा लिफाफा और ये तीसरा लिफाफा है। ठीक है, अब इन 3 लिफाफों में 3 लेटर्स डालने हैं। ठीक है, ये पहला लेटर हो गया, ये दूसरा लेटर हो गया, ये तीसरा लेटर हो गया। ये लेटर्स हैं भाई साहब, ये क्या है, ये लेटर्स हैं। ठीक है, ये लेटर्स हैं, इसको हम नाम देते हैं लेटर 1, इसको लेटर 2, इसको लेटर 3। अब ये बिना देखे डाले जाते हैं रैंडमली, है ना, मतलब कि लेटर जो है वो गलत लिफाफे में भी जा सकता है, सही लिफाफे में जा सकता है। मतलब क्या है कि जैसे लेटर 1 के लिए ये वाला लिफाफा था, लेकिन हो सकता है कि ये इसमें आपने डाल दिया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें भी डाल सकते हो, उसमें भी, किसमें भी। तो हमसे पूछा गया कि अगर आप ऐसे रैंडमली लिफाफे में पैक कर रहे हो लेटर्स को, ठीक है, चिड़िया चोंच मार रही है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऐसे, ठीक है, रैंडमली पैक कर रहे हो तो इसकी क्या चांसेस हैं, इसके क्या चांसेस हैं कि एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप होगा। तो पहले इसकी बात छोड़ते हैं, पहले कहते हैं कि हम 3 लेटर हैं अगर अपने पास, तो उनको 3 अलग अलग लिफाफों में, जिसमें एक लिफाफे में एक ही लेटर होगा, भरने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो यार इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है, 1 2 3, है ना, 3 लिफाफे हैं, आपके पास 3 लेटर्स हैं। तो पहले लिफाफे में पहले ले जाए, यही समझ लो,
पहले लिफाफे में अगर आपने कोई लेटर नहीं डाला था किसी में भी, तो पहले लिफाफे के पास टोटल 3 चॉइसेस हैं, है ना। पहले लिफाफे में हम लेटर 1 भी डाल सकते थे, 2 भी डाल सकते थे, 3 भी डाल सकते थे, है ना, ये कर सकते थे। तो मतलब इसको भरने के 3 तरीके। अभी आपका काम खत्म नहीं हो तो मल्टीप्लाई लगाओगे। अब आपने इन तीनों लेटर में से कोई एक लिफाफे 1 में डाल दिया होगा, है ना, कोई एक डाला होगा, बाकी के 2 बचे होंगे, यानी कि वो बाकी के 2 इनमें जा सकते हैं, कोई सा एक, है ना, लेकिन तरीके तो 2 हैं, तो ठीक है। और आखिरी में जो एक लिफाफा बचेगा उसमें आखिरी का एक लेटर डाल दोगे। समझ में आया? फिर से समझ लो, ये कुछ वैसा ही जैसे आप, है ना, प्लेस बनाते थे और डिजिट्स आपके पास होती थी, भाई इसको भरने के इतने तरीके, इंटू इतने तरीके, वैसा ही है ये, ठीक है। पहले लिफाफे को भरने के 3 तरीके हैं, क्योंकि तीनों पत्र बाहर ही हैं। जब आपने एक लेटर रख दिया होगा, आपके पास 2 लेटर्स बचे होंगे, यानी दूसरे लिफाफे के पास 2 चॉइसेस हैं और अगले लिफाफे के पास फिर 1 चॉइस बचेगी। एक बार में एक ही रखना है। तो टोटल तरीके ऐसा करने के तो हो जाएंगे 6 सर, 3 दूनी 6 एकम 6। लेकिन अब हमें बोलना है कि वो इवेंट क्या होगा जिसमें एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है यार, एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, अपने पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो, है ना, कम से कम एक लेटर प्रॉपर एनवलप में जाना चाहिए। मान लो लेटर 1 के लिए सही एनवलप है E1, लेटर 2 के लिए सही एनवलप है E2 और 3 के लिए है E3। अब एक एक जुगाड़ करते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेटर 1 को अगर लेटर एनवलप 1 में डाल दिया होगा, काम खत्म हुआ नहीं है। लेटर 1 कहाँ गया? एनवलप 1 में गया भाई साहब, ठीक है। लेटर 1 एनवलप 1 में गया। अच्छा, अब लेटर 2 को मैंने जानबूझ के गलत में प्लेस कर दिया, यानी कि लेटर 2 को किस में प्लेस कर दिया? लेटर 2 को किस में प्लेस कर दिया? एनवलप 3 में। और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है भाई। लेटर 3 को किस में प्लेस कर दिया? लेटर 3 को किस में प्लेस कर दिया? एनवलप 2 में। तो यहाँ पे देखोगे, अगर आप 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखोगे तो लेटर 1 सही एनवलप में गया है, लेटर 2 गलत में गया है, लेटर 3 भी गलत में गया है। कोई बात नहीं, कम से कम एक लेटर तो सही में गया ना भाई। हम क्या निकाल रहे हैं? कम से कम एक लेटर सही में जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है भाई? इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हो सकता है? चलो ठीक है, हो सकता है लेटर 2 को हमने सही एनवलप में डाल दिया हो। मान लो लेटर 2 को आपने एनवलप 2 में डाल दिया, कम से कम एक लेटर तो सही में डाला ना। अब लेटर 1 को 3 में डाल दो, गलत हो गया ये, है ना। लेटर 1 को लेटर 3 में डाला, एनवलप 3 में डाला, तो ठीक है, गलत एड्रेस पे पहुंच गया, कोई बात नहीं। और लेटर 3 को एनवलप 1 में डाल दिया, लेटर 3 को एनवलप 1 में डाल दिया। तो यहाँ से भी आप देखोगे कम से कम एक बंदा तो सही जगह पहुँचा है। लेटर 2 तो कम से कम अपने सही लिफाफे में पहुँच गया ना, एक लेटर कम से कम जाना चाहिए था, ठीक है। अब आप कहोगे अगर कम से कम 2 को पहुँचाना चाहूँ मैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, पहले लेटर 3 की बात कर लेते हैं। मान लो अगले केस में आपने क्या किया? अगले केस में आपने लेटर 3 को एनवलप 3 में डाल दिया, तो लेटर 3 सही पोजीशन पहुंच गया। अब क्या करो? लेटर 1 को गलत में डाल दो, लेटर 1 को डाल दिया एनवलप 2 में, और कौन बच गया? लेटर 2। लेटर 2 को आपने डाल दिया एनवलप 1 में। तो यहाँ से कम एक लेटर तो सही पोजीशन पे गया है, लेटर 3 एनवलप 3 में गया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये आप देखोगे तो एक लेटर सही गया था, बाकी दोनों गलत थे। यहाँ पे एक लेटर सही में गया था, बाकी दोनों गलत एड्रेस पे पहुंच गए थे। यहाँ पे लेटर 3 सही जगह पे गया है, 1 और 2 गलत जगह पहुंच गए हैं। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे ये करना कि दो लेटर को सही जगह पे रखते हैं। भाई इसमें क्या है? कम से कम एक का मतलब क्या होता है? या तो एक लेटर सही जगह पे हो, या फिर 2 लेटर सही जगह पे हो, तीनों ही सही हो, तो उनमें कम से कम एक लेटर तो सही जगह पे जाएगा ना भाई। अगर तीनों भी सही जगह पे पहुंच गए होंगे तब भी हम कह सकते हैं कम से कम एक तो पहुंचा ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इन दोनों को किसी को भी, मान लो लेटर 1 को एनवलप 1 में रखता हूं और लेटर 2 को एनवलप 2 में रखता हूं, तो मैं देखूंगा एनवलप 3 के लिए तो लेटर 3 ही बच रहा है, मतलब कि तब तीनों को ही सही में रखना पड़ जाएगा मुझे। तो ऐसा कभी यहाँ पे होगा ही नहीं कि आपने 2 लेटर तो सही जगह रखे, तीसरा गलत रख दो, वो वाला केस बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई? कि जैसे ही आप 2 लेटर को सही जगह रखते हो, तीसरा लेटर ऑटोमेटिकली सही जगह पहुंच जाता है ना। तो मतलब 2 लेटर सही जगह हो, तीसरा ना हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, वो केस बनेगा ही नहीं। तो ये वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मैं अभी यूँ कह सकते हो नंबर ऑफ वेज हैं, तरीके हैं, जहाँ पे आप कम से कम एक लेटर को सही जगह पहुँचा रहे हो। जैसे यहाँ पे लेटर 1 सही पहुँचा था, बाकी दोनों गलत हो गए थे, कम से कम एक पहुँच गया। लेटर 2 सही पहुँचा था, बाकी दोनों गलत जगह पहुँच गए, कम से कम एक पहुँच गया। लेटर 3 पहुँच गया, बाकी दोनों गलत जगह पहुँच गए, कोई बात नहीं, कम से कम एक लेटर सही जगह पहुँच गया। और यहाँ पे तो तीनों ही पहुँच गए, तो कम से कम एक पहुँच ही गया होगा, है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे? अब हम कहेंगे ठीक है भाई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब, 1 मिनट में लिख लूँ पहले,
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वैसा, वो काम झाम लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, एटलीस्ट वन लेटर सही जगह पे गया। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन लेटर इज ऑन इट्स राइट प्लेस, ठीक है। तो उसके कितने तरीके हैं, 4। और टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो सकते हैं, इसमें 3 लेटर 3 जगह पे रख पाओ, 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब चलते हैं आगे और देखते हैं 7वां क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.69 एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.35, देन फाइंड दिस एंड दैट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हमें पता है भाई इसकी। आप तो हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, कितना पता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 0.54, ठीक है, कितना है 0.54। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी पता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी पता है भाई, ये है 0.69, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या अपने को, बिल्कुल पता है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0.35। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब जो निकालना है यार, बहुत नकली सी चीज़ है, आराम से निकाल पाओगे। पहले पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की निकालनी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ इधर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.54, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.54। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 0.69, तो यहाँ आ जाएगा 0.69। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 0.35, तो ये हो जाएगा 0.35। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब जरा इनको सॉल्व कर लो यार, इनको सॉल्व करोगे तो 6 और 5 कितना 11 और 9 4 13, यानी 1.23, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.88, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.88। तो ये हो गया यार पहला पार्ट, है ना। अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं, है ना, तो दूसरा पार्ट भी आसान है वैसे, यहाँ देखो ना एक बार, दूसरा पार्ट क्या है भाई, ठीक है, हमें निकलना है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट क्या होगा भाई ये, ठीक है, क्या होगा ये, जरा ध्यान से देखना। जब मैंने कहा दोनों पे अलग अलग नोट लगे हों, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है ना। तो आपको क्या करना होता है, जो अपने सेट में डी मॉर्गन भाई साहब को पढ़ा था, है ना, उनको इस कहानी में लेके आओ, है ना। तो आप क्या करना, इकट्ठे नोट लगा देना, है ना। बस चेंज ये आएगा कि भाई ए और बी है, अब अलग अलग नोट ना लगा के एक साथ अगर नोट लगाया है तो ये निशान उलट जाता है। इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है, यूनियन होता तो इंटरसेक्शन हो गया होता, ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस समथिंग नोट क्या होता है, ये होता है 1 माइनस समथिंग नोट। प्रोबेबिलिटी किसी के ना होने की क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उस चीज़ के होने की, आप ये बोल सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए नोट होता तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे दिस नोट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। अब यार ये तो आपको पता ही है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कितना है भाई, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.88 है, तो ये 0.88 है, तो कितना हो जाएगा भाई 0.12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो पहला दूसरा, तीसरा पार्ट की बात करें, तीसरे पार्ट की बात करें, चलो तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं भाई, तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो है इसमें क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी नोट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। इसका मतलब क्या होता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी नोट का मतलब होता है ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। याद रखना, इसको मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पर, है ना, वैसे मैंने समझाया था ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी, कि अगर मान लो ये ए है, ठीक है, और ये थोड़ी देर के लिए समझो बी है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ए होना चाहिए एंड बी नहीं होना चाहिए। वही तो मतलब होता है ए माइनस बी का। ए माइनस बी का वैसे भी मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि भाई ए तो ये पूरा होगा, है ना, ए क्या होगा, ये पूरा, अगर ये वाला सेट ए है और अगर ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी प्रोबेबिलिटी में नहीं सेट में समझो,
तो इसमें से क्या करो, बी नोट के साथ इंटरसेक्शन लो। बी नोट मतलब बी के बाहर जो चीज़ें हैं, बी के बाहर जो चीज़ें हैं उसके साथ इंटरसेक्शन लोगे इसका, तो यही वाला हिस्सा आएगा। क्योंकि बी के बाहर तो बी के बाहर सारा आ जाएगा, लेकिन उसका ए के साथ इंटरसेक्शन भी तो यही है, तो सिर्फ इतना हिस्सा आएगा। मेरे कहने का मतलब अगर आपको इतना तामझाम में नहीं पढ़ना है भैंसिया, है ना, तो आप सिंपली समझो ए इंटरसेक्शन बी नोट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी होता है। आपको हमें याद रखना पड़ेगा, मैं कहूँगा नहीं याद रखना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन तो आपको पता होगा। ए माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए में हो एंड बी में ना हो। इसका भी वही मतलब है, ए में है एंड बी में नहीं, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी क्या होती है, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने आपको समझाया है ना, क्योंकि ऐसे भी देख लो यार, ये ए है ये बी है, ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है ए माइनस बी, और ये जो पार्ट है ये असलियत में ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। यानी पूरे ए में से इंटरसेक्शन बी घटा दोगे ए माइनस बी बचता है, ठीक है। तो ये तो आप जनरलाइज कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है, विजुलाइज कर सकते हो ऐसे भी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है भैंस की आँख, 0.54। कितना है, 0.54। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.35। तो यहाँ से माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 0.19। कितना बच जाएगा, 0.19। चौथे हिस्से की भी बात कर ही लेते हैं यार। चौथे हिस्से में है, देखो यार इसको समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे है बी इंटरसेक्शन ए नोट, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये है प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए का। और ये भी समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बी माइनस इनका इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है भैंस की आँख, 0.69। कितना है, 0.69। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका इंटरसेक्शन कितना है, 0.35। कितना है, 0.35। कितना आ जाएगा भाई, 35 35 70 होता है तो एक कम करोगे ना, 0.34, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ से खींच लो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या रहा है, फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी 5 पर्सन आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी, पार्टिकुलर्स ऑफ 5 पर्सन आर एज फॉलोज, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 5 लोगों का डेटा दिया गया है, हरीश, रोहन, शीतल, एलिस, सलीम, ठीक है। और यहाँ पे इनका जेंडर लिखा हुआ है और यहाँ पे एज लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे हमसे क्या बोला गया, ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज ए स्पोक पर्सन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पोक पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स, ठीक है। मतलब देखो क्या है कि भैया आपको क्या करना है, एक आदमी को सेलेक्ट करना है, एक इंसान को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चाहे आदमी चाहे औरत, लेकिन कंडीशन ये है, ठीक है, कि ठीक है, मतलब क्या कि भैया एक इंसान यहाँ पे सेलेक्ट किया जाना है, एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, वो या तो मेल हो या फिर 35 से बड़ा हो, ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहले हम यहाँ पे इवेंट बना देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इवेंट ए है, ए का मतलब क्या है कि आपने जो सेलेक्ट किया वो मेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इवेंट बी है, ठीक है, कि भाई जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है उसकी एज जो है वो 35 से बड़ी हो, क्योंकि कंडीशन यही थी ना, ठीक है। ये दो कंडीशन थी तो हमने दो केवल बना लिया। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है मेल होने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल कितने, इसमें से देखो ये मेल 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 3 है, 5 में से 3 लोग है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5। और प्रोबेबिलिटी क्या है, एज 35 से ज़्यादा हो, तो एज देखो 35 से ज़्यादा कौन है, 41 ज़्यादा होता है, ये भी ज़्यादा होता है, तो 2 है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2/5। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी चाहे वो मेल हो या 35 से बड़ा हो, मतलब मेल यानी कि ए और 35 से बड़ा यानी कि बी। अब इसका मतलब ए यूनियन बी ही होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ए और बी का मतलब ए यूनियन बी ही होता है भाई। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल ही लेते हैं क्योंकि ये काम आने वाला है। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए क्या है, मेल होने को दिखाता है, और बी किसको दिखाता है, 35 से ज़्यादा। तो हमें ऐसा देखना पहले 35 से ज़्यादा कौन है, ये वाला और ये वाला, इनमें से मेल भी होना चाहिए। तो फीमेल है जिसको भूल जाओ, ये वाला है ना, ये वाला देखो ये मेल भी है और 35 से ज़्यादा भी इसकी है, यानी सलीम की बात की जा रही है। तो यानी इनका इंटरसेक्शन में एक ही बंदा फिट हो रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ से, जो मेल भी हो और 35 से जिसकी एज ज़्यादा भी हो। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 3/5, तो यहाँ आ गया 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है साहब, 2/5, तो यहाँ आ गया 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/5। तो फाइनली अपने पास निकल के कितना आएगा, 3 2 5/5 माइनस 1/5 यानी 4/5,
ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई थी वो आ जाएगी 4/5। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो अब जो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated, the repetition of digit is not allowed। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले देखो गिवन डिजिट्स क्या क्या है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो अपने पास जो गिवन डिजिट्स हैं वो क्या क्या है, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। ठीक है, ये गिवन डिजिट थे। अब दो केस की बात की गई है, पहला जब डिजिट रिपीट किए सकते हैं, दूसरा जब नहीं किए सकते हैं। तो मैं पहले केस की बात करता हूं, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड, यानी जब डिजिट रिपीट किए जा सकते हैं तब, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड देन टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कितने बनेंगे वो सोच लेते हैं। क्योंकि अब मुझे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 प्लेस मार्क कर लेता हूँ। अब मैं देखूंगा कि यार अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है और वो 5000 से बड़ा भी होना चाहिए, तो अब कोई भी नंबर 5000 से बड़ा लिखोगे, भाई ये 5000 है, 5000 से बड़ा अगर आप कोई नंबर लिखते हो, है ना, तो 1s, 10s, 100, 1000, है ना, तो ये 1000 वाले प्लेस पे, यानी इधर से चौथे प्लेस पे 5 से छोटा डिजिट नहीं लिख सकते हो भाई, कम से कम 5 लिखना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 से छोटा कुछ लिख दूँ 4, तो यहाँ पे कितनी भी बड़ी तोप लगा दूँ, जैसे सबसे बड़ा डिजिट 9 है अपने सिस्टम में, 9 भी लगा दूँ तब भी ये 5000 को टच नहीं करेगा भाई, छोटा ही रह जाएगा, बड़ा होना तो दूर की बात है। तो कहने का मतलब है कि इस प्लेस पे कम से कम 5 होना चाहिए। और जो डिजिट मेरे पास हैं वो कौन कौन है, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है या 7 है। तो मैं यहाँ पर 0, 1, 3 तो रख ही नहीं सकता, वो नंबर 5000 से बड़ा कभी बनेगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर तो यही दोनों में से कोई एक आएगा एक बार में, है ना, लेकिन तरीके तो खैर 2 ही होंगे भरने के। ठीक है, अब देखो क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, जब भी आप याद रखना, जब रिपीटिशन अलाउड होता है तब हम किसी को भी खर्च हुआ नहीं मानते। नहीं तो हम कहते भाई इन दोनों में से कोई एक यहाँ आ गया होगा, बाकी ये 3 और इनमें से एक बचा, 4 इसको भरने के 4 तरीके होते हैं। लेकिन वो कब, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होता। जब भी रिपीटिशन अलाउड हो तो जितने लोग हैं उतने ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसको भरने के 5 तरीके, रिपीटिशन अलाउड है तो फिर से 5 तरीके ही, फिर से 5 तरीके, क्योंकि जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो कुछ भी खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल तरीके कितने हो गए। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ और करोगे, 1 माइनस करोगे, है ना, 1 माइनस भी करना पड़ेगा। तो 1 माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला केस जब आपने जो नंबर बनाया उसके शुरू में 5 आ गया हो, अब इसमें रिपीटिशन अलाउड है तो 0 भी कितनी बार रिपीट हो सकता था, मतलब कि 3 बार 0 रिपीट हो गया हो, तो नंबर 5000 बन जाएगा। और 5000 बड़ा नहीं होता है 5000 से, 5000 बड़ा नहीं होता है 5000 से, जबकि हमें बनाना था 5000 से बड़ा नंबर। तो एक ही बार ऐसा हो सकता है, एक ही केस ऐसा है जब 5000 के बराबर बन जाए, है ना, कब, जब यहाँ पे 5 हो, बाकी जगह 0, 0, 0 हो। तो हम वो एक केस माइनस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब देखो कितना बनेगा ये, 125 का डबल करो 250 में से 1 घटा दो 249। ठीक है, तो ये टोटल इतने आ जाएंगे। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई, अब क्या बोलेंगे, आउट ऑफ दीज, ये चीज ऐसे ही आएगा यहाँ पे, आउट ऑफ दीज यानी कि इनमें से, है ना, आउट ऑफ दीज नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, मतलब कि इन नंबरों में से ऐसे कितने हैं जो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं, इनमें से ऐसे कितने हैं जो 5 से, देखो 1, 2, 3, 4 डिजिट का था। अब 5 से डिवाइड होने के लिए देखो मेरे पास फिर से डिजिट कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है या 7 है। मैं कह रहा हूँ 5 से डिवाइड होने के लिए इस प्लेस को पहले देखोगे, यहाँ पर या तो 0 हो या 5 हो, क्योंकि 5 के पहाड़े में वही आता है जिसके इकाई के अंक पे, यानी यूनिट प्लेस डिजिट जो होगी वो या तो 0 होगी या 5 होगी। यानी इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं भाई साहब, 2 तरीके हैं, या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। अच्छा, और क्योंकि 5000 से बड़ा नंबर भी है तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, या तो 5 आ जाए या 7 आ जाए, ये 2 तरीके हैं। आप कहोगे कि भाई कुछ कम नहीं हो रहा, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इसको बस याद रखना। रिपीटिशन अलाउड होगी तो कोई भी नंबर खर्च नहीं माना जाता, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5 थे तो इसको भरने के भी 5 तरीके, इसको भरने के भी 5 तरीके, है ना, बात समझ में आ रही है क्या। लेकिन फिर से यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे, हाँ क्यों करेंगे, क्योंकि देखो भाई
क्योंकि देखो भाई यहाँ पे एक माइनस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 5000 भी बन जाएगा यहाँ पे, 5000 से बड़ा नहीं होता है। यानी इसमें वो केस भी आएगा जब यहाँ पे 5 आया हो, बाकी 3 जगह 0 आया हो, 5000 बन रहा है यहाँ पे, वो केस हमें नहीं लेना है, इसलिए एक माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 का डबल 50 का डबल 100 में से एक गया 99। समझ में आ गई बात। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है, ठीक है, हमसे पूछा है जो वो निकाल देते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी पूछी थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं सीधा सीधा, है ना, जो भी पूछा था मतलब वो फर्स्ट केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नहीं तो बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा कि वो नंबर जो 5000 से बड़े हैं, 5 से डिवाइड भी होते हैं, इसलिए मैं लिख दिया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, समझ जाना आप यार, है ना। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 99, ऊपर लिख लेना फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल वो लिख लेना यार, है ना। ये है और ये कितनी है 249। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, है ना, 3 3 3 3 यानी ऊपर 33 आ जाएगा, 3 8 24 और 3 3 यानी 33/83। ठीक है, ये बात समझ में अगर आपको आ गई है तो जरा दूसरे केस की बात करें, रिपीटिशन जब नॉट अलाउड है, ये थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तब है ना, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन टोटल नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एक टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं, मैंने तामझाम नहीं लिखा कि 5000 से बड़ा हो, ये हो वो हो, मैंने सिंपली लिख दिया गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन मतलब जो 5000 से बड़े हो। तो भैया देखो फिर से 1 2 3 4 ऐसे हम कर पाएंगे क्या, हम ऐसे कर पाएंगे क्या, हाँ ठीक है। देखो अपने पास है 0 1 3 5 7, अब 5000 से बड़ा हो भाई, 5000 से बड़ा होगा तो सोचो इसको भरने के कितने तरीके हैं। 5000 से बड़ा हो तो यहाँ पे 5 आएगा या 7 आएगा, इन इसको भरने के हैं 2 तरीके। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, देखो इन दोनों में से कोई एक बंदा खर्च हो गया होगा, ठीक है, ये तीनों बचे होंगे, ये 3 बचे, इन दोनों में से एक खर्च हो गया, क्योंकि अब रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपने 5 यहाँ लिख दिया तो फिर 5 को कहीं और नहीं लिख सकते हो, ये मतलब होता है। तो अगर 5 को लिखा है तो 7 बचा होगा, 7 को लिखा है तो 5 बचा होगा, इन दोनों में से एक बचा होगा, एक यहाँ पे खर्च हो चुका है, ये तीनों बचे होंगे। तो 3 और 1 के 4, इसको भरने के 4 तरीके, इसी तरह से इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक एक कम होता जाएगा। 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, है ना, यहाँ पे आ गया 48। आप कहोगे इसमें से एक माइनस क्यों नहीं कर रहे, पिछली बार तो हम एक माइनस कर रहे थे भाई, वहाँ पे एक माइनस इसलिए कर रहे थे क्योंकि 5000 बन जा रहा था, और 5000 5000 से बड़ा नहीं होता है। लेकिन 5000 तभी बन सकता है जब आप 0 को रिपीट करो, यहाँ पे तो रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है, तो 5000 बनने का ही नहीं भैंस की आंख, है ना, तो हम उस चक्कर में पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये समझ में आ गया 48 कैसे आया, ठीक है, ये 48 आपको समझ में आया। अब जरा इस पर ध्यान देना, आउट ऑफ दीज डिविजिबल बाय 5, यानी इनमें से इस 48 में से 5 से डिविजिबल होंगे जो, वो कितने होंगे। तो उसके लिए ना यहाँ पे हम 2 अलग अलग केस बना सकते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग केस कौन से होंगे, ध्यान से देखना, 2 अलग अलग केस ये वाले होंगे, ये वाला और ये वाला। मतलब क्या, मतलब देखो अब अपने को 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो 4 डिजिट के नंबर पे, है ना, या तो यूनिट प्लेस पे, ध्यान देखना, यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, या तो 0 हो या फिर यूनिट डिजिट 5 हो। आप कहोगे पिछली बार तो अलग अलग केस नहीं बनाया, वो तो एक बार में निपटा दिया, मैं भी समझा देता हूँ आपको। या फिर यूनिट डिजिट 5 हो, और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, या तो ये केस हो या तो ये केस हो, और आएगा यहाँ पे, है ना, या तो यूनिट डिजिट पे 0 हो या यूनिट डिजिट पे 5 हो। ये जो आप 4 नंबर बना रहे हो 1 2 3 4, है ना, यूनिट डिजिट पे 5 हो। अब पिछली बार हमने टेंशन क्यों नहीं ली थी, क्योंकि भाई देखो पिछली बार रिपीटिशन अलाउड था। जब रिपीटिशन अलाउड था तब मैंने कहा भाई इसको भरने के 2 तरीके, चाहे 0 आ जाए या 5 आ जाए, क्योंकि अगर 5 यहाँ आ गया तो वहाँ भी आ सकता था, रिपीटिशन अलाउड था। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर मैं एक साथ करता हूँ, मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पे 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो इसको भरने के 2 तरीके हैं, तो मैं यहाँ कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब 0 यहाँ पे आ रहा है तो 5 यहाँ आ सकता है, 7 भी आ सकता है, तब इसको भरने के 2 तरीके हो जाएंगे। लेकिन जिस केस में यहाँ पे 5 गया होगा, अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो भाई 5 तो खर्च हो गया, 5 यहाँ आ नहीं सकता, सिर्फ 7 ही आएगा। तो मुझे पता नहीं लग रहा कब इसको भरने के 2 तरीके हैं, 5 और 7, यानी 5 बचा हुआ है, और कब सिर्फ 7 है, 5 खर्च हो गया है। तो इसीलिए मेरे को अलग अलग करना पड़ रहा है भाई, ठीक है। तो अब कहने का क्या मतलब है, अलग अलग केस बना लो। तो अगर देखो अपने पास डिजिट क्या है, 0 1 3 5 7। अब अगर इस केस की मैं बात करता हूँ तो जरा ध्यान से देखना, इस केस में अगर यूनिट प्लेस मैंने फिक्स कर दिया कि 0 ही आएगा, तो इसको भरने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे आप 0 ही लिख सकते हो। तरीके लिखते हैं यहाँ पे, क्या क्या डिजिट है वो नहीं लिखते, वो डिजिट्स कितने हैं जो आप रख सकते हो वो लिखते हैं। तो ये कितनी बार 0, एक बार भाई, ठीक है। अच्छा अगर 0 वहाँ पे आया
तो इस प्लेस पे या तो 5 जा सकता है या 7 जा सकता है, इन दोनों में से कोई भी जा सकता है, क्योंकि 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। तो इसको भरने के 2 तरीके होंगे। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इन तीनों में से देखो 0 खर्च हो चुका है, यानी 1 और 3 बचा है। 5 और 7 में तो कोई एक बंदा गया होगा एक बार में, यानी एक बंदा बचा होगा। एक बार में तो एक ही बंदा जाएगा ना, तो एक यहाँ से बचा, 2 यहाँ से 3 लोग बचे हुए हैं। तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके। तो टोटल कितना हो गया? 3 दूनी 6 दूनी 12 एकम 12, टोटल 12 तरीके हो गए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस केस की बात कर लूँ, अगर मैं इस केस की बात करता हूँ मैं, तो देखो क्या होगा, है ना। इसको हटा देता हूँ अब मैं, यहाँ तक बात समझ, चलो इसको रहने देते हैं, पीडीएफ में बाद में आपको समझने काम आएगा। इसको पीले कलर से समझा देता हूँ। नीचे वाला केस, नीचे वाले केस की बात करूँ तो अगर यूनिट प्लेस पे 5 आया, तो अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ गया भाई, तो मतलब इस प्लेस को भरने का एक ही तरीका है कि आपने इसको 5 से भर दिया। तरीका एक ही है कि आप 5 ही लिख सकते हो बस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब अगर वहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है, वो है 7। इसको सिर्फ 7 से भर सकते हो। क्यों? 5000 से बड़ा नंबर होना चाहिए था, यानी इसको भरने के अब 2 तरीके नहीं रहे, क्योंकि 5 वहाँ चला गया तो 7 ही लिख सकते हो, है ना। 5 यहाँ खर्च हो गया, 7 यहाँ, तो 1 2 3 ऊपर के बचे हुए हैं, तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, ये कहने का मतलब था। तो 3 दूनी 6 एकम 6। तो टोटल तरीके कितने हो गए भाई? वहाँ से आ रहा है 12 और यहाँ से आ रहा है 6, यानी कि 12 + 6 यानी 18, है ना। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, है ना। मैं पूरा तामझाम नहीं लिख रहा, ऐसे लिख दे रहा हूँ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये कितनी होगी, वो लिख लेना। फेवरेट आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेट आउटकम कितनी है? 18। टोटल आउटकम कितनी है? 24। तो कितना हो जाएगा? 6 × 18 6 × 24 3/4, सॉरी 48 है ना, 24 नहीं है। ये कितना है? 48 है भाई, 24 थोड़ी, है ना, 48 है। तो कितना हो जाएगा? 6 × 18 6 × 48 3/8। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, काफी बच्चों को काफी टफ लगता है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, विद इन मिनट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था? नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. द लॉक ओपन्स विद ए सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस? मतलब सूटकेस वाला लोग देखा ना, जिसमें हम ऐसे, है ना, नंबरिंग लगी होती है, 1 से 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, उनको ऐसे सेट कर देते हैं। कोई एक पासवर्ड बना दिया 4 डिजिट का, कि इसमें 4 व्हील है। तो टोटल व्हील्स कितने हैं? 4। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको अभी समझा दूंगा। एक और तरीका है मेरे पास, ध्यान से देखो। टोटल व्हील्स कितने हैं सूटकेस में? 4 हैं। हर एक व्हील पे 0 से 9 तक की मार्किंग है। ठीक है, कहाँ से मार्किंग है? ईच मार्क विद 0 to 9, है ना। ये सारे डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट हैं। 0 1 से 9 तक 9 हो गए और 1 0, 10 हो गए टोटल, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस मेड बाय 4 व्हील्स, इन 4 व्हील से कितने सीक्वेंस बना सकते हो? तो देखो यार, है ना, चारों व्हील्स हैं, है ना। अब इसको ऐसे समझ लो, देखो जो मैं कह रहा था ना, अगर आपको समझ में आए तो मैं ऐसे समझा दूंगा इस ग्राफिक्स की मदद से। यहाँ पे आप देखो एक बार, ठीक है। आप एक काम करना, ठीक है, आप एक काम करना, मान लो, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कि ये 4 व्हील्स हैं। जैसे आपने देखा है ना, आपने जब डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेट की होगी, जब आप फेसबुक पे आईडी बनाते हो या गूगल पे बनाते हो, तो यहाँ 0 से 9 तक डिजिट होते हैं। वहाँ पे खैर महीने होते हैं ना, 1 से 30 महीना जो भी है। तो आप ऐसे घुमाते हो तो वो घूमते घूमते किसी एक नंबर पे आकर रुक जाता है ना। तो मतलब 0 से 9 डिजिट है पहले पहिए पे, पहले पहिए में 0 से 9, उसको घुमाओगे 0 से 9 में कोई एक रुकेगा, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते करते, है ना, 0 भी है, ऐसे करते करते 9। तो ऐसे घुमाओगे, मान लो 3 पे रुक गया, ऐसे इसको घुमाया, मान लो 2 पे रुक गया, ये 8 पे रुक गया, ये 7 पे रुक गया। तो ये आपका पासवर्ड बन गया 3287, है ना। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो देखो, मैंने कहा एक और तरीका है भैया अपने पास, है ना, अपने पास देखो एक और तरीका है। आपने ये देखा ना, ये वाला देखो, ऐसा कुछ सीक्वेंस है, जैसे इसमें 3 है और उसमें 4 है। इसको आप घुमाओगे ना, किसी पे भी आके रुक जाएगा, है ना, किसी भी आके रुक जाएगा। जैसे मान लो इस पे रुक गया। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे हैं भैया, है ना, 16 17 18, लेकिन जो अपने क्वेश्चन में उसमें 0 से 9 तक ही डिजिट है। मतलब जैसे इसमें घुमाओगे तो 0 से 9 में किसी एक पे रुकेगा, ऐसे इसको घुमाओगे 0 से 9 में किसी एक पे रुकेगा, इसको घुमाओगे 0 से 9 में, ऐसे 4 हैं, 1 2 3 है, अपने में 4 है क्वेश्चन में, बस इतना है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जरा सोचो कि जब हमने ये पहला वाला घुमाया, अगर 0 से 9 तक डिजिट है तो 0 से 9 तक में किसी एक पे रुकेगा नहीं। टोटल 10 तरीके हैं, 10 में से कोई एक रुक सकता है। इसको भरने के 10 तरीके हो गए, इनटू, काम खत्म नहीं हुआ है। अब कह रहे हैं कि भैया कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर 4 रुक गया तो इस वाले में आप 4 पे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि 4 यहाँ आ चुका है तो वहां नहीं आएगा। मतलब 0 से 9 तक 4 को हटा दो, है ना, एक चीज कम हो गई। तो इसको भरने के कितने तरीके बचे? 9 तरीके। अब जो यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, वो यहाँ नहीं आएगा, यानी इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 7 तरीके। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, टोटल 10 ऑप्शन है इसके लिए।
कोई एक यहाँ आ गया होगा तो 9 ऑप्शन बचे इसके लिए, जो यहाँ पे आ जाएगा 9 ऑप्शन बचेंगे इसके लिए, है ना। अब ये 0 से 9 तक है, खैर ये 50-60 तक जा रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जो अपने पास है वो 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9, पर हर जगह 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने जो डिजिट लिख दिया वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये तो जाना पहचाना दिख रहा होगा, 5040 आता है, बहुत बार कर लिया हमने ये, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले में 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, ये तो बहुत बार किया हुआ है। अच्छा, नंबर ऑफ करेक्ट सीक्वेंस कितना होगा, पासवर्ड तो कोई एक ही बनाओगे आप HIT खोलने का, तो करेक्ट सीक्वेंस तो कोई ना कोई इनमें से एक ही होगा 5040 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम एक है, टोटल है 5040 बेंच की, आप खत्म हो गए, तो 1/5040, ठीक है। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, और क्लास 12 मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि भैया क्लास 12 शुरू होगी अब, है ना। क्लास 11 लगभग आपकी कंप्लीट हो गई है, ये आखिरी लेक्चर था यहाँ पर, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बीच में डालता रहूँगा क्लास 11 के लिए भी, लेकिन अभी क्लास 12 शुरू होने वाली है। तो जो बच्चे पेपर दे चुके हैं क्लास 11 का वो तैयार हो जाओ, जल्दी क्लास 12 शुरू होगी। थैंक यू।